अच्छा बताइए कि कल का इस डायग्राम में पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है? जो वेलोसिटी, पार्टिकल का मूवमेंट एक्सेलरेशन डिसाइड करता है या वेलोसिटी वेक्टर? नॉट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा? किसी का इको हो रहा है भाई। पार्टिकल का मूवमेंट वेलोसिटी वेक्टर डिसाइड करेगा, नॉट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में, कल के क्लास में 2 डायग्राम लिए थे। वन ऑफ द डायग्राम में, इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बार में आएगा। इस डायग्राम में पार्टिकल गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, मतलब मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इस डायग्राम में पार्टिकल मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। बट दोनों केस में एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर रहेगा? चाहे यस ए डायग्राम हो या ए डायग्राम हो, दोनों केस में एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ ही रहेगा, राइट। यहाँ भी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ था। और तब मैं आपसे स्टूडेंट पूछा था, यहाँ देखिए, तब यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि इस एक्सलरेशन का बाई कंपोनेंट क्या होगा, तो आपने क्या बताया था? क्या आंसर आया था? -g। और यहाँ भी बाई कंपोनेंट कितना आया? -g, राइट। और ये -g आने का पीछे का वजह क्या बना? सर -g आने के पीछे का वजह था कि हम लोग मेरा g नीचे की तरफ था और पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ था, तो एंगल 180 हो गया, करेक्ट ना? ओके। और इस केस में भी सिचुएशन सेम था कि सर g नीचे था, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे था और पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर था, तो थीटा इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री, करेक्ट। दैट्स वाई यहाँ भी ए वाई का वैल्यू -g और यहाँ भी ए वाई का वैल्यू -g। इज इट करेक्ट? बट कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग के हाथ में होता है। मान लेते हैं कि एग्जाम में लेट अस सपोज एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया गया जिसे पॉजिटिव वाई एक्सिस मैंने नीचे लिया, ये तो मेरी मर्जी है ना, जनरली ऊपर की तरफ लेते हैं। बट कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि कहीं पे आपको प्रॉब्लम में मेंशन कर दिया जाए कि पॉजिटिव वाई एक्सिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और तब पार्ट, और ए मेरा ग्राउंड है, ठीक है स्टूडेंट, दिस इज माय ग्राउंड, करेक्ट। ग्राउंड। और पार्टिकल, अभी भी पार्टिकल किधर आ रहा है? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन अभी भी नीचे की तरफ रहेगा, इज इट करेक्ट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज अर्थ की तरफ ही रहेगा। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज द वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर, ए वाई कितना होगा, तब आप क्या करेंगे कि सर वाई कंपोनेंट निकालने के लिए मैं इस g का पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल निकालूंगा, राइट। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 0 ना। और तब वाई कंपोनेंट के लिए सर g का मैग्नीट्यूड cos 0, तो कितना हो जाएगा? +g हो जाएगा, नहीं।
इसका मतलब है कि ए वाई का वैल्यू माइनस जी होगा या प्लस जी होगा। इज इट डिपेंड ऑन पार्टिकल का ऊपर जाना या नीचे आना, या इट इज़ वेरी मच डिपेंड ऑन माई कोऑर्डिनेट सिस्टम। यस, इट इज डिपेंड्स ऑन माई कोऑर्डिनेट सिस्टम। नहीं मतलब पार्टिकल बाई कंपोनेंट का साइन इन दिस केस, जो मैंने डायग्राम 2-3 कल के क्लास ले रहा हूँ, और यहाँ पे कहीं पे पूछा हूँ ए वाई क्या तो माइनस जी, फिर यहाँ इस डायग्राम में ए वाई क्या प्लस जी। इज इट डिपेंड ऑन पार्टिकल का ऊपर जाना और नीचे आना? सर इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन पार्टिकल का ऊपर जाना और नीचे आना, इट इज़ वेरी मच डिपेंड्स ऑन माई कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। क्योंकि मुझे एंगल तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ मेजर करना पड़ता है, बाई एक्स पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, राइट। इसका मतलब जिस प्रॉब्लम में कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा मानेंगे उस प्रॉब्लम उसी तरीके से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट का फॉलो करेंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए आप 10th क्लास तक का बड़ा बात छोड़ दीजिए कि पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो माइनस जी लेंगे, पार्टिकल नीचे आ रहा था तो प्लस जी लेंगे, वहाँ तक वो चलता है क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ही वैसा ही फ्रेम किया जाता है। बट अगर हम लोग को कार्टेशियन सिस्टम में काम करना है तो अब हम लोग इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। किसी को डाउट? मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ उस डायग्राम में। ये वाला लाइन ग्राउंड ड्रॉ कर दिए, ग्राउंड। नहीं मैं जी पॉजिटिव नहीं लिया, मैं तो वेक्टर दिखाया एक्सेलरेशन का। वेक्टर तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता ही नहीं है, राइट। उसका कंपोनेंट पॉजिटिव नेगेटिव होता है। मैं कहीं पे भी ये बोला कि वेक्टर मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और अगर माइनस से लिखता भी हूँ, मतलब माइनस साइन इंडिकेट करता है, जैसे मैंने लिख दिया माइनस ए, इसका मतलब माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा कि इसका डायरेक्शन ए के जस्ट अपोजिट रहेगा, राइट। इसलिए कम वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, उसका कंपोनेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। चलिए इसको हटाएं। अच्छा स्टूडेंट, मान लेते हैं कि लेट अस सपोज आप एक पत्थर उठाकर अगर ऐसे फेंकते हैं तो उसका शेप कैसा बनेगा? ऐसा शायद बनेगा, नहीं? पहले ऊपर जाके नीचे आएगा, शेप नहीं बनाना है अभी। तो मान लेते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में या कहीं भी मुझे कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना रहेगा, और मैंने बोला कि देखिए मैंने एक पार्टिकल को इस पॉइंट से प्रोजेक्ट कर दिया। इस पॉइंट से प्रोजेक्ट करने का मतलब फेंका, राइट। और ए एंगल है 30 डिग्री और यू का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किए हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए मुझे इसका एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। क्या आप निकाल पाएंगे? और एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालने के लिए आपके हाथ में सिर्फ एक ही फार्मूला है या दो फार्मूला है? तो हम लोग दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, राइट। एक फार्मूला तो ये है नहीं, ए इक्वल टू ए कॉस थीटा, करेक्ट। तो आप चाहेंगे तो इसको भी लगा सकते हैं। तो अगर इसका ही यूज कर लेते हैं तो कितना आएगा? 10 कॉस 30 डिग्री मतलब 5√3। और यू वाई के लिए क्या लिखिएगा? 10। और यू वाई निकालने का इसी फार्मूला का यूज करना है तो ए एंगल लेंगे, राइट, पॉजिटिव वाई के साथ। 10 cos 60 डिग्री, हाउ मच? 5। मतलब ऐसा कहीं पे मुझे रिक्वायरमेंट होगा तो आप फटाक से मुझे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बता देंगे, राइट। ओके
तो अगर मैं आपसे बोलता कि इस वेलोसिटी को कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट कीजिए, वेरी गुड, तब ऐसे रिप्रेजेंट करते यू एक्स आई प्लस यू वाई जे, नहीं, अगर मैं आपसे पूछता तो, और यू एक्स कितना रहता 5√3i, राइट, और यू वाई कितना रहता 5j, बट मुझे सिर्फ यहाँ पे कंपोनेंट से मतलब था। अगर मैं ऐसे पूछा कि ये मुझे रिप्रेजेंट, इस वेलोसिटी वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करके बताइए, तो कार्टेशियन सिस्टम का मतलब एक कंपोनेंट के फॉर्म में बताना, राइट। तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ए इक्वल टू कार्टेशियन सिस्टम ऐसे लिखते हैं, ए एक्स आई आप प्लस ए वाई जे, इज इट करेक्ट। अब एक और डायग्राम लेते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा ग्राउंड है, ये डैश देते हैं, मतलब ग्राउंड को, सरफेस को दिखाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और एक कोई टावर है, बड़ा सा टावर, समझते हैं ना, बिल्डिंग। और यहाँ से एक पार्टिकल को बिल्कुल ऐसे फेंक रहे हैं यू स्पीड से, और यू का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, और मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया है ऐसे एक्स और वाई। इसका मतलब मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइटवर्ड डायरेक्शन में है और पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, राइट। ऐसे क्वेश्चन में मैंने मेंशन कर दिया सामने, ऐसे कॉर्नर में। इसका तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर लेना है, लेफ्ट में या राइट, राइटवर्ड डायरेक्शन में। अब पॉजिटिव वाई एक्सिस किधर लेना है, ऊपर की तरफ, राइट। और इसका एंगल मैंने बता दिया 30 डिग्री। और तब आपसे पूछेंगे अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम इस वेलोसिटी का, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, क्या निकाल पाएंगे, कितना होगा। तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो क्या इसको लिख दें 20 cos 30 10√3 मीटर पर सेकेंड, राइट। और इसका बाई कंपोनेंट नहीं, बाई कंपोनेंट के लिए ये एंगल लेंगे ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, राइट। और थोड़ा भी अगर आपको डाउट होता है तो मैंने क्या बताया था कि आपका वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है, उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, जरा बताइए तो। उसके टेल को लाकर ओरिजिन में रखिएगा, तो इसको पैरेलली शिफ्ट कीजिएगा शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट से, तो नहीं था कि सर ऐसे दिखेगा, और ए एंगल कितना रहेगा 30 डिग्री। तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव वाई एक्सिस का क्या 60 रहेगा या 120, तो मुझे लगता है कि 20 cos 120 लिखना चाहिए। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से, तो -10 मीटर पर सेकेंड। आए माइनस होना भी चाहिए था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और बाई कंपोनेंट शुड बी निगेटिव, राइट। मतलब मैं इस फार्मूला से थोड़ा सा आपको फैमिलियर करवा रहा हूँ। बाकी इसका मतलब आपके पास कार्टेशियन सिस्टम में 2 फार्मूला है, बट जनरली मैं इसके साथ ज़्यादा जाता हूँ क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट है और इसमें एक ही याद करना पड़ता है, सिर्फ कॉस वाला बात, राइट। बट इसमें करना क्या है कि आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल लेना है, राइट, नॉट निगेटिव एक्स निगेटिव वाई, इज इट करेक्ट। मतलब ऐसा कहीं पे भी देखिए, मान लेते हैं कि वेक्टर के बाद मैथमेटिकल टूल पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं रेस्ट एंड मोशन अगर पढ़ाना शुरू कर दिया, एच में नेक्स्ट चैप्टर रहेगा रेस्ट एंड मोशन, तो रेस्ट एंड मोशन अगर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और मुझे कंपोनेंट ब्रेक करने का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, तो वहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए मैं वेक्टर में सीख रहा हूँ, तो क्या वहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे या आप लोग निकाल पाइएगा। ऐसा नहीं कि सर दोबारा कंपोनेंट कैसे ब्रेक होगा, कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आगे के चैप्टर में कहीं भी मुझे रिक्वायरमेंट होगा तो क्या आप कंपोनेंट ब्रेक कर पाएंगे, हाँ ना, नहीं हो पाएगा अब। हो गया ना।
यहाँ देखिए, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे है ओरिजिन, ठीक है, और ये है निगेटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट। और यहाँ पे है x1, यहाँ पे है x2। और अगर मैंने बोला पार्टिकल मूविंग फ्रॉम x1 टू x2, पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया, देन फाइंड डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स का, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड, डेल x2 माइनस x1। मेरा क्वेश्चन है कि जब मैंने बोला कि मेरे डायग्राम में पार्टिकल मूविंग फ्रॉम x1 टू x2, इसका मतलब पार्टिकल का मूवमेंट का डायरेक्शन एलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है या एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो यस, तो जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पार्टिकल अगर मूव करेगा तो फाइनल कोऑर्डिनेट ऑलवेज इनिशियल कोऑर्डिनेट से बड़ा रहेगा, हाँ या ना। ये तो आपके सामने है ना, इफ पार्टिकल मूविंग अलोंग, इसको मैं लिखवा दूंगा इफ पार्ट, क्योंकि ये भी मुझे बार बार काम में आएगा। इफ पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन फाइनल कोऑर्डिनेट डैम श्योर ग्रेटर देन इनिशियल कोऑर्डिनेट। इसका मतलब उसका चेंज इन एक्स ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इज इट करेक्ट। अब इसमें किसी को डाउट होगा कि शायद सर ये बोल रहे हैं कि पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब किसी के माइंड में ये बैठ जाएगा कि शायद पॉजिटिव साइड में रहेगा तब ऐसा होगा। अब यहाँ देखिए, ये मेरा है x3, ये मेरा है x4। मान लेते हैं कि x4 का वैल्यू -2, x4 का वैल्यू कितना, -2, और x3 का वैल्यू -3। -3 और -2 में कौन बड़ा है, -2। और इफ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम x3 टू x4, तो अगर x3 से x4 की तरफ जा रहा है और यहाँ पे x1 से x2 की तरफ जा रहा था, x3 से x4 जा रहा है, तब भी पार्टिकल का मूवमेंट का डायरेक्शन लिखना है। तो यहाँ भी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ भी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। पार्टिकल कहीं भी हो, चाहे निगेटिव जोन में हो या पॉजिटिव जोन में है, उससे मतलब नहीं है, पार्टिकल का मूवमेंट देखना है। ये तो निगेटिव साइड में था, राइट, इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है और फाइनल कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है, बट पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन, x3 से किसके डायरेक्शन में गया है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, राइट। कोई ऐसे मूव करेगा मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई ऐसे मूव करता तब क्या बोलते हैं, अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो यहाँ भी चेंज इन एक्स क्या रहेगा सर, चेंज इन एक्स तो x4 माइनस x3 लिखना पड़ेगा। इज इट करेक्ट। और हम लोग बचपन से जानते हैं कि बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू को घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो वैल्यू पॉजिटिव आता है। इज इट करेक्ट। तो -2 माइनस -3 कितना हो जाएगा, देखिए तो 1। इसका मतलब क्या, यहाँ से एक कंक्लूजन दे सकते हैं आज के बाद कि इफ पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी पॉजिटिव। व्हाट इज द कंक्लूजन स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा। चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट इफ पार्टिकल मूविंग along positive x axis then change in x coordinate is always positive। ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब डेल्टा एक्स जो भी हम लोग को मिलेगा, और डेल्टा एक्स, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, डेल्टा एक्स ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। लिख लीजिए सब लोग। ये सिर्फ आज के क्लास के लिए या आज से नेक्स्ट 2 ईयर तक के लिए, ऑलवेज दोबारा ये बात नहीं बताएंगे।
मतलब ये बहुत सिंपल सा बात है, बट फिर भी इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई मुझे ये बार बार मिलेगा, राइट। चलिए, डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन, और किसी क्लास में बताए थे डेल्टा एक्स के जैसा डी एक्स भी होता है, नॉट डिस्प्लेसमेंट, चेंज का छोटा भाई। इसका मतलब वेरी 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 स्मॉल चेंज इन एक्स, दैट इज ऑल, मतलब डी एक्स इज ऑल्सो चेंज एंड डेल्टा एक्स इज ऑल्सो चेंज, बट इसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट चेंज। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? वेरी 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 स्मॉल चेंज इन एक्स, राइट, which is also known as infinitesimal change in x. Is it correct? तो ये भी तो चेंज इन एक्स है, ये भी चेंज इन एक्स है। तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव, जब पार्टिकल कहाँ जा रहा है? मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इज इट करेक्ट? देन व्हाट अबाउट डी एक्स? सर डी एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव। किस केस के लिए? इस केस के लिए। एग्री है ना? यहाँ पे तो डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन एक्स पॉजिटिव व्हेन मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो डी एक्स क्या है? ये भी तो चेंज ही है ना, दिस इज ऑल्सो चेंज, राइट। तो अगर सब लोग किससे पूछ रहे हैं? अगर डेल्टा एक्स पॉजिटिव रहेगा तो ये क्या डी एक्स निगेटिव रहेगा? डी एक्स का मतलब सर इट इज ऑल्सो चेंज, बस बस ओनली डिफरेंस इज इट इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, बट है तो चेंज। चेंज का मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। तो इस केस में भी फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे तो फाइनल वैल्यू थोड़ा बड़ा रहेगा इनिशियल वैल्यू से, बहुत बड़ा रहेगा या बहुत थोड़ा बड़ा रहेगा, बट रहेगा तो बड़ा। बोलिए, डेल्टा एक्स का साइन निगेटिव कब रहेगा, या डी एक्स का साइन निगेटिव कब रहेगा? वेरी गुड, व्हेन पार्टिकल मूविंग अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट। करेक्ट ना? इसका मतलब आज के बाद पार्टिकल अगर अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस मूव करेगा तो डी एक्स निगेटिव होगा, और डेल्टा एक्स भी निगेटिव होगा और डी एक्स भी निगेटिव होगा। चलिए, क्या सेम कॉन्सेप्ट डेल्टा बाई कर लेंगे? सेम फॉर बाई और सेम फॉर जेड, राइट। अब हेडिंग बनाइएगा। पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन सिस्टम। और अभी के लिखिए इन 2 डायमेंशन।
पोजीशन वेक्टर, वेक्टर का मतलब है किसी का पोजीशन बताना, राइट। तो जनरली अगर किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताते हैं। तो ओरिजिन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का पोजीशन बताने के लिए क्या करते हैं, ओरिजिन से उस पार्टिकल तक एक एरो ड्रॉ करते हैं, राइट। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्या पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। और अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x है और y है, क्या है, इफ कोऑर्डिनेट इज x एंड y, तो किसी वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में कैसे लिखते थे, किसी वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में लिखने के लिए अभी आपने किसी ने बताया था ना कि सर वेक्टर ए को कार्टेशियन सिस्टम में ax i प्लस ay भी लिखते हैं, राइट, करेक्ट। वैसे ही पोजीशन वेक्टर का x कंपोनेंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट। पोजीशन वेक्टर का x कंपोनेंट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट। अब पोजीशन वेक्टर का y कंपोनेंट क्या रहेगा, y कोऑर्डिनेट। इसलिए किसी भी पोजीशन वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम बताने के लिए ऐसे आज के बाद लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे। इज इट करेक्ट। बट ये सिर्फ 2 डायमेंशन के लिए, 3 डायमेंशन रहता तो उसमें हम लोग प्लस जेड के भी लिखते हैं, करेक्ट ना। इसका मतलब आर इक्वल टू क्या हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। तो आज के बाद पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। अब पोजीशन वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या रहेगा, ये कहीं पे लिखवाया हूं क्या, मैं कहीं पे लिखवाया होगा, राइट। और नहीं लिखवाया तो लिख लीजिए। एक जगह में लिखवा दिया था बट फिर भी लिखिए, कुछ हानि तो करेगा नहीं। एक्स कंपोनेंट ऑफ आर इज व्हाट, एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। जितना लिखिएगा अभी उतना ही आपके लिए फायदा है। एंड बाई कंपोनेंट ऑफ आर इज कॉल्ड व्हाट, बाई कोऑर्डिनेट, करेक्ट ना। चलिए इसको हटाऊंगा। समथिंग लाइक दिस 4 and 6, राइट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4 और 6। और तब मैं अगर आपसे बोलूँगा कि मुझे पोजीशन वेक्टर लिख के दिखाइए तो क्या लिखिएगा, सर 4i प्लस 6j। इज इट करेक्ट। अब तब बोलेंगे कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस का मतलब मैग्नीट्यूड, राइट। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, राइट, उन दोनों पॉइंट के बीच में। तो यहाँ पे आर ए है किसका, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। इज इट करेक्ट। अब पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं होता है, लेकिन पी के बाद अगर कुछ नहीं दिए मतलब डिफॉल्ट में किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। और तब आपसे पूछेंगे मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या फार्मूला रहेगा जरा आप बता सकते हैं। तो सर मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला, तो सर मैग्नीट्यूड के लिए तो फार्मूला हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में ऐसे जानते थे, करेक्ट ना, √x² प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो सर यहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, क्योंकि इसका x कंपोनेंट x कोऑर्डिनेट है, y कंपोनेंट y कोऑर्डिनेट है, राइट। तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर अब प्लस 6 का स्क्वायर। इज इट करेक्ट। हाउ मच, √52। और तब अगर मैं एंगल पूछ लूंगा तो एंगल के लिए सर एक फार्मूला ये भी तो था, tan थीटा इक्वल टू a/x, राइट। तो a/y का काम यहाँ पे मतलब y/x, करेक्ट, ठीक ना। ये मैं जस्ट इस फार्मूला का बताया। तो y यहाँ पे कितना है 6 और x कितना है 4, कितना हो जाएगा 3/2। देन थीटा इक्वल टू
tan इनवर्स 3/2, इज इट करेक्ट? चलिए यहाँ तक आइए। इसको हटाएं। हो गया ना? चलिए .1 का पोजीशन वेक्टर को R1 बोलेंगे, अब .2 के पोजीशन वेक्टर को R2 बोलेंगे, राइट? लिखिए, इफ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम .1 टू .2, if particle moving from .1 to .2, then find displacement vector। तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या पढ़ाया था सर? डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ाया था चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इज इट राइट? और चेंज ऑलवेज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियली पार्टिकल कहाँ था? .1 पे था, पोजीशन वेक्टर R1, राइट? अब फाइनली कहाँ गया है? .2 पे, मतलब पोजीशन वेक्टर R2, इज इट करेक्ट? तो क्या इसलिए R2 माइनस R1 लिख सकते हैं? और R2 के लिए क्या लिखिएगा सर? R2 के लिए कार्टेशियन सिस्टम में x2i प्लस y2j, इज इट करेक्ट? और R1 के लिए x1i प्लस y1j, देखिए तो सही है? तो D के लिए क्या हो जाएगा सर? D के लिए हो जाएगा, आपको बताया था ना इसमें, I को I के साथ और J को J के साथ, तो कैसे लिख सकते हैं? x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1j, इज इट करेक्ट? और इसका मतलब क्या, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं डेल्टा x। x2 माइनस x1 क्या है? फाइनल x माइनस इनिशियल है, ठीक ना? तो डेल्टा एक्स आई अब प्लस डेल्टा वाई जे, देखिए तो स्टूडेंट सही है? तो भाई इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का x कंपोनेंट क्या होगा? व्हाट द x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सर? चेंज इन x, राइट? x, आज के बाद कोई पूछेगा x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या बोलेगा? ओनली x या चेंज इन x? और बाय कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बोलेंगे? j को छोड़ चेंज इन y। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में आएगा वो कौन डिसाइड करेगा? x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का साइन, इज इट राइट? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा किस क्वाड्रेंट में आएगा ये डिसाइड करेगा x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का साइन। और इसका x कंपोनेंट मतलब डेल्टा x और y कंपोनेंट मतलब डेल्टा y, इज इट करेक्ट? और तब मैं पूछता कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब एक मिनट रुकिए, यहाँ देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक गया है? 1 से 2 पे गया है। कौन से रास्ते से गया है?
तो सर रास्ता पाथ नहीं पता है, पाथ नहीं पता है ना, और डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, राइट। भाई पार्टिकल अपना एक रास्ता ऐसे बना सकता था, राइट, 1 से 2 तक जाने के लिए एक डायरेक्ट बना सकता था, एक ए बना सकता था। ये तीनों रास्ते में से कोई किसी भी रास्ते से जाता, किसी भी पाथ से जाता, अलग डिस्प्लेसमेंट आता या सेम आता, प्रोवाइडेड कि 1 और 2 को फिक्स कर दें, पॉइंट 1 और 2 को फिक्स कर, तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इज इट करेक्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, मैग्नीट्यूड रहेगा डेल, वेरी गुड। बट किसी भी वेक्टर का सिर्फ क्वाड्रेंट बताना कि किस क्वाड्रेंट में मेरा वेक्टर आया और मैग्नीट्यूड बनाना, ये सफिशिएंट है या उसका एंगल भी निकालते हैं। तो tan थीटा के लिए क्या यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, लिख लीजिए। हो गया ना। चलिए अब कहीं कहीं पे डी के लिए अगर ऐसा लिखा रहता तो क्या कोई प्रॉब्लम है। R2 माइनस R1 ऑल्सो हम लोग जो पढ़ते हैं कैसे, R2 माइनस R1 को हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं R21, और R21 को क्या पढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, राइट। इसलिए समटाइम्स डेल्टा आर के लिए लिखना तो ऐसे चाहिए, बट कहीं पे हो सकता है कहीं पे पढ़ना स्टार्ट कीजिए और आपको इस केस में R2 माइनस R1 ना लिख के R21 लिखा हुआ है, तो बोथ आर इक्वली करेक्ट, इज इट राइट। डिस्टेंस सेम नहीं आएगा, फिर से मेरे बातों को मैं, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, राइट। इसलिए इस मिसकॉन्सेप्शन को सब लोग क्लियर कर लीजिए। डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस को कवर करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को सफर करते हैं, राइट। ऐसे पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट सफर्ड, क्या बोलेंगे, पढ़िए। और डिस्टेंस कवर करने का मतलब हुआ कि जिस रास्ते से जा रहे हैं उसके हर पॉइंट को देखते हुए जा रहे हैं, कहाँ पे कैसा पेड़ पौधा है। आप गुवाहाटी से कोलकाता जा रहे हैं ट्रेन से, तो हर जगह को देखते जाइएगा ना एकदम। और रास्ता, ट्रेन का रास्ता क्या बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा या ऐसे घूमते हुए कहीं रहेगा, राइट। लेकिन गुवाहाटी यहाँ पे है, कोलकाता यहाँ पे है, अगर बाई एयर गए तो डायरेक्ट, करेक्ट। तो सर ऊपर से भी देखते रहेंगे, भाई ऊपर से देखने का बात अलग है, बट मोटा मोटी तो जस्ट एयर डिस्टेंस तो हम लोग यही देखते हैं ना, कहीं पे एयर डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्ट इस पॉइंट, इस शहर को ऐसे एरो से मिला देते हैं, इज करेक्ट। इसका मतलब डिस्टेंस के लिए क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस कवर और डिस्प्लेसमेंट सफर। इसलिए डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है इट इज नॉट द डिस्टेंस कवर, दिमाग क्लियर कर लीजिए, राइट। हाँ उसमें आप बोल सकते हैं सर इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना भी चाहिए। मान लेते हैं कि यहाँ देखिएगा ये मेरा है 0.1, ध्यान से देखिए, अरे मेरा 0.2, और अगर मैं आपको बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा, कि 0.1 और 0.2 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको कवर करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन जोड़ेंगे, राइट। चलो ध्यान समझिए, क्या जोड़ेंगे, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर इस रास्ते से गए, ये मेरा पाथ फर्स्ट है, ठीक है स्टूडेंट, और ये मेरा पाथ सेकंड है। पाथ फर्स्ट और पाथ सेकंड दोनों से डिस्प्लेसमेंट तो ये एरो ही मिलेगा नहीं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी क्या रहेगा, यही रास्ता रहेगा। दिस इज द रीजन कि क्लास 9th या 10th बोला जाता है
कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे ही जाएंगे? अगर इस रास्ते से गए तो इस केस में डिस्टेंस कवर क्या यही सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा? सर डिफरेंट हो जाएगा, करेक्ट। तो इस पाथ से जाते हैं तो डिस्टेंस कवर अलग और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अलग रहेगा। तो इज इट कंपलसरी? अच्छा ये बताइए, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है? दिमाग दौड़ाइए तो। या उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, राइट। देखिए डिफिनेशन का क्या पावर होता है इसका। आज के बाद पूरे फिजिक्स के दुनिया में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं रहेगा। क्या एग्री? इसका मतलब कि अगर हम लोग एस को डिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं इसको? अगर ये डिस्टेंस है तो एस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, इज इट राइट? डिस्टेंस क्या रहेगा? ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड से या तो बराबर और नहीं तो बड़ा, राइट। एक केस में बराबर रहेगा, कब? जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगा। अगर ऐसा रास्ता बना दिया तो, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, क्योंकि आप ही ने बोला है डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं, राइट। करेक्ट ना? एकदम बिल्कुल छोटा छोटा पॉइंट पे अभी हम लोग रुक रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कल के केस में मुझे बड़ा काम करना रहा। यहाँ देखिए, फिजिक्स पढ़ाने के लिए रेस्ट एंड मोशन में, और मान लेते हैं कि मैं बोला कि देखिए स्टूडेंट, मेरे पार्टिकल का एक पाथ ए है, इस टाइप का ट्रैजेक्टरी है, पार्टिकल इस ट्रैजेक्टरी पे ऐसे जा रहा है, ठीक है। और पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे गया। कहाँ से कहाँ गया? तो ये मूव कर रहा है इस रास्ते पे। लेकिन आपसे अगर पूछेंगे कि व्हेन पार्टिकल गोइंग ऑन दिस पाथ फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या इस रास्ते को देखने का रिक्वायरमेंट है, या सिर्फ इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे? जोड़ देंगे, वेरी गुड। और एक यही मेरा क्या हो जाएगा? डेल्टा आर हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे x1/1 और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? x2/2। और ये डेल्टा आर रहेगा, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसका मतलब अगर मेरा पाथ कर्व पाथ रहेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर मेरा पाथ कर्व पाथ रहेगा तो उस केस में क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर हो पाएगा, या डिस्टेंस बड़ा रहेगा? बड़ा रहेगा। तो ये जो डेल्टा आर का ये जो है, इस लेंथ, इस एरो का लेंथ है, वो मेरा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। और ये जो पाथ है ये वाला, वो क्या है? डिस्टेंस कवर है, राइट। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, इज इट करेक्ट? चलिए एक प्रॉब्लम बनाइए तो लिखिए। if particle moving from P1 to P2, if particle moving from P1 to P2, then find displacement, then find out the displacement। और एक P1 का कोऑर्डिनेट 2 और 3 लिखा है, 2 and 3, ठीक है।
और P2 का कोऑर्डिनेट -2 and 4 लिखा है। If particle moving from P1 to P2, then find out displacement। क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट। हो जाएगा स्टूडेंट? आप लोग यही निकाले होंगे राइट? डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, इज इट करेक्ट? डेल्टा एक्स कितना होगा? -2 यही ना? अब प्लस 4 - 3j, इज इट करेक्ट? -4i अब प्लस 1j। आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सही है ना? क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब आपका डेल्टा एक्स निगेटिव है और डेल्टा वाई पॉजिटिव है। एक किस क्वाड्रेंट का प्रॉपर्टी था? फोर्थ क्वाड्रेंट का? थर्ड क्वाड्रेंट नहीं, सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट चेंज इन एक्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बाई कंपोनेंट क्या रहता है? चेंज इन बाई। तो इसका आई को छोड़कर जो बचता है उस वेक्टर का कंपोनेंट कहलाता है। तो आई को छोड़कर जो बचेगा वो उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट का साइन निगेटिव है और बाई कंपोनेंट का साइन पॉजिटिव है। ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट का प्रॉपर्टी है राइट? इसका मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में है। किसी को डाउट? और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? डिस्प्लेसमेंट बताने का मतलब, तो डिस्प्लेसमेंट बताने का मतलब है, इज इट कंपलसरी कि डिस्प्लेसमेंट बताने का मतलब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बोलना है या कंप्लीट इंफॉर्मेशन? तो -4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हाउ मच? √17। और एंगल कितना रहेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में तो है बट एंगल भी तो बताना पड़ेगा। 10 तो -4 बाई -1 बाई -4, इज इट करेक्ट? -1/4, ठीक है ना? देन थीटा इक्वल टू क्या रहेगा? tan इनवर्स -1/4। समझ गए? यहां तक आइए। हो गया स्टूडेंट? यहां तक क्लियर? चलिए अब इसको थोड़ा सा एक बार डायग्राम से देखते हैं। पार्टिकल का P1 का कोऑर्डिनेट कितना था? टू 3। जनरली हम लोग ग्राफ के पेपर पे ऐसे ही बनाते हैं ना, पॉइंट, मतलब 2, 3 राइट? मतलब R1 मेरा ये था, नहीं करेक्ट? ये पॉइंट है मेरा 1 और सेकेंड का क्वाड क्या था? -2 एंड +4। तो -2 ये हो गया -2 और +4 को 1 2 3 4 राइट? तो ये मेरा पॉइंट 2 था, इसका ये था R2 राइट? और बिल्कुल लेंथ ऑफ एरो को मेंटेन करते हुए मैं लिखा हूँ। और हम लोग कहाँ से कहाँ गए हैं? 1 से 2 पे गए थे राइट? ये मेरा पॉइंट 2 है, ये मेरा पॉइंट 1 है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो यही ना, डेल्टा आर। और यही मेरा क्या था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है? तो कोई भी वेक्टर किस क्वाड्रेंट में उसको करने क्या करते हैं? उस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके उसका कहाँ पे लाते हैं? इसके टेल को। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट मेरा तो ये एरो है, दिस एरो इज द डिस्प्लेसमेंट, इज इट राइट?
डेल्टा आर मेरा डिस्प्लेसमेंट है, करेक्ट। तो अगर मैं कोई ऐसे वेक्टर ड्रॉ कर दूं समथिंग लाइक दिस, और तब पूछेंगे कि ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है, क्या फाइंड आउट नहीं कर लेंगे? कैसे? इसको टेल को कहाँ पे रखेंगे? तो टेल को ओरिजिन पे लाइएगा तो कहाँ पे नजर आएगा? देखिए तो ये तो डायग्राम से भी पता चल रहा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब बिना डायग्राम ड्रॉ किए जो हम लोग फाइंड आउट किए और डायग्राम से जो फाइंड आउट किए, अलग आंसर दे रहा है या सेम आंसर दे रहा है? सेम आंसर। तो अगर आप रिप्रेजेंटेशन सही से ग्राफ पे कॉपी में करेंगे या कॉपी पे ऐसे जैसे मैंने एकदम बिल्कुल 1 2 3 इक्वल गैप लेते हुए 1 2 3 4 ऐसे, तो ऑब्वियसली वहाँ से जो आंसर आएगा और आपका डायग्राम एरो का रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे डिट्टो मैच कर जाएगा, करेक्ट ना? चलिए अब एक और बनाइए। इफ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम, इसको हटाएं, इफ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम P1 to P2, if particle moving from P1 to P2 find the displacement, find out the displacement। डायग्राम रिप्रेजेंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो R1 कितना है? तो सर R1 तो है 2i + 4j, इज इट करेक्ट? और R2 क्या लिखे हैं स्टूडेंट? -5i प्लस, और डिस्प्लेसमेंट के लिए सर चेंज इन R, करेक्ट। और चेंज इन R के लिए फार्मूला क्या डेवलप हुआ था? डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। तो डेल्टा एक्स आई मतलब -5 और -2, देखिए तो सही लिखा। और डेल्टा वाई जे के लिए 6 - 4 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा -7i और +2j। इसका मतलब अगेन मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? -7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √53। यही तो आंसर रहेगा। और tan थीटा निकल जाएगा सर 2/-7, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -2/7, इज इट करेक्ट? यहाँ तक लिखिए। हो गया ना? इसका मतलब कार्टेशियन सिस्टम में मुझे आप डिस्प्लेसमेंट अपने बता पाएंगे, राइट? चलिए यहाँ देखिए, देखिए तो 0.1 और 0.2 का मैंने पोजीशन वेक्टर सही से दिखाया? चलिए स्टूडेंट,
और अगर मैं बोल दो यहाँ ध्यान सुनिएगा, अगर मैं बोलूँगा कि P1 एंड, ध्यान से सुनिए, P1 और P2 इज वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर, वेरी 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 10 बार वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बहुत पास है। सिर्फ डायग्राम से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ तभी इतना दूर लग रहा है। यहाँ देखिए तो मैंने क्या दिया, देखिए तो सर एक डॉट है, राइट, करेक्ट ना। इस भाई इस डॉट का करोड़ों टाइम्स छोटा इमेजिन करना है, कर लिए। तो डॉट ही सर अपने आप में एक पॉइंट था, आप बोल रहे हैं कि पॉइंट का भी करोड़ों टाइम्स छोटा और उसका भी करोड़ों टाइम्स छोटा, तो सर जस्ट एक इमेजिनेशन बच जाएगा। इट इज जस्ट लाइक ए पॉइंट, राइट, पॉइंट ना, पॉइंट से बड़ा रहेगा क्या। इसका मतलब जैसे ही मैं बोलता हूँ dx, तो dx क्या है सर, dx इज वेरी, एक मिनट, तो x dx सर ये भी तो फाइव माइनस इनिशियल है, बट यहाँ पे x1 और x2 बहुत दूर का पॉइंट है या वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट कॉन्साइड कर रहा है, राइट। तो उस केस में इफ P1 एंड P2 इज वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, तब बोलेंगे व्हेन पार्टिकल मूविंग फ्रॉम P1 टू P2 देन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखेगा सर, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो अभी यहाँ पे डेल्टा आर बताए थे, बट यहाँ पे डेल्टा आर लिखेंगे या डी आर लिखेंगे। डेल्टा, यस, डेल्टा आर क्या था, फाइनाइट चेंज इन आर, राइट। और अगर आर का चेंज बहुत छोटा है, राइट, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, तो वहां पे डेल्टा आर यूज करेंगे या उसके जगह पे डी आर यूज करेंगे, बोलिए भाई, डी आर। तो डेल्टा आर के बदले स्टूडेंट आप क्या लिखते थे, सर डेल्टा आर के बदले तो आपने सिखाया था डेल्टा एक्स आई और डेल्टा वाई जे, इज इट राइट। यहां देखिए, इसका मतलब क्या 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 पढ़ते हैं, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब इट इज नॉट, डेल्टा एक्स कोई चीज़ बोलते ना, नहीं टेंड, सुनिए अब थोड़ा सा, लेट मी फिनिश। डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब कि सर इट इज नॉट जीरो बट इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, राइट। मतलब जीरो तो नहीं है बट इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। तो जहाँ पे डेल्टा एक्स इज वेरी 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 स्मॉल, तो अगर डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल मतलब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो मतलब चेंज इन एक्स इज वेरी 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 स्मॉल। मतलब इस बात पे अगर इतना मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट। मैथमेटिकल टूल में इसी पे हम लोग फोकस करेंगे, करेक्ट ना। क्योंकि अभी आप लोग डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं, मूल्य से नहीं पढ़ा रहे हैं ना डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे अब मैं वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग समझाऊंगा कि डी एक्स क्या है, डी वाई क्या है, राइट। ठीक है ना। अभी आप डी वाई बाई डी एक्स कर लीजिए। तो इफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो उस टाइम पे डेल्टा एक्स के बदले डी एक्स यूज करते हैं, करेक्ट। किसी को डाउट। वैसे ही तो सर डेल्टा एक्स टेंडिंग जीरो, डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो लिख दीजिए। जीरो मैंने बोला ही नहीं, टेंडिंग टू जीरो का मतलब ये जीरो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट जीरो के आसपास का वैल्यू है, करेक्ट। वैसे ही डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो को आज के बाद क्या बोले लिखेंगे, डी वाई, करेक्ट। वैसे ही यहाँ मैंने क्या बोल दिया, इफ P1 एंड P2 इज वेरी 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 क्लोज, तो वहाँ पे डेल्टा ना यूज करके डी आर यूज करेंगे, समझे स्टूडेंट। और ये जो डी आर है ये डी डिस्प्लेसमेंट वाला डी नहीं है, ये चेंज का सबसे छोटा वाला डी है, राइट। ऐसा नहीं कुछ लोग सोच लें कि अच्छा डिस्प्लेसमेंट का घर में सर आर लगा दिए, ऐसे नहीं भाई, ये डी चेंज का सबसे छोटा वाला था, राइट। तो डेल्टा आर के लिए अगर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई जे लिखेंगे, तो डी आर के लिए क्या लिखेंगे सर, डी आर के लिए डी एक्स आई प्लस डी वाई जी लिखेंगे, इज इट करेक्ट।
नहीं समझा है तो मैं इसको 10 बार बोलने के लिए रेडी हूँ, जब तक कि आपको दिमाग में नहीं सेट हो जाता है। सेट हो गया है सर? डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो डेल्टा आर के जगह पे आज के बाद हम लोग एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं डी आर यूज करेंगे, राइट? बोलते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड क्या लिखते थे? तो सर डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड लिखते थे डेल्टा एक्स का स्क्वायर और प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर, राइट? तो भाई यहाँ पे डी आर का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे डी आर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, लेकिन मेरा आप लोग से नम्र निवेदन है कि डी एक्स स्क्वायर के बदले प्लीज़ ऐसे मत लिख दीजिएगा कि सर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बड़ा गजब का कमाल हो जाएगा। प्लीज़ ऐसा काम नहीं करना है, कमाल नहीं करना है, ठीक है? डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, करेक्ट ना? हो गया? तो अब तो सब लोग फैमिलियर हो गए कि डेल्टा आर का मतलब डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, और डी आर का मतलब डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, राइट? यहाँ देखिए, अब एक शॉर्टकट तरीका याद करने का। आर के लिए क्या लिखते हैं सर? आर के लिए तो अभी आपने 2 डायमेंशन सिखाया, एक्स आई प्लस वाई जे, ये राइट? और तब पूछेंगे चेंज इन आर, किसमें चेंज? तो जिसका चेंज निकालना रहता है उसके आगे डेल्टा लगा देते हैं, राइट? थोड़ा फास्ट होने के लिए। और आर के बदले क्या लिखते हैं? एक्स आई प्लस वाई जे, और फिर ब्रैकेट ओपन कर देंगे स्मार्टली और डेल्टा से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, ये राइट? नहीं समझे मैंने क्या समझाने की कोशिश किया? थोड़ा फास्ट कर दिया। आर अगर है एक्स आई प्लस वाई जे और मैं पूछ रहा हूँ चेंज इन आर, मतलब डेल्टा आर, और डेल्टा और आर के बदले क्या लिख दिए? एक्स आई प्लस वाई जे, और फिर ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो यही तो फॉर्मूला बनेगा। और अगर बोलते वेरी 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 स्मॉल चेंज इन आर, क्या बोलते हैं? या बोलिए तो 4 बार आप लोग, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन आर, मतलब डेल्टा लिखेंगे या डी आर? तो सर ये तो बड़ा कमाल का बात हो जाएगा। डी को बाहर रख के आर का वैल्यू पुट कर देंगे, फिर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, राइट? ठीक है ना? तो ऐसे भी इसको आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप में से सब लोग आप कॉन्फिडेंट हो गए होंगे कि सर इस तरीके से रहेगा तो हम लोग निकाल लेंगे, राइट? एटलीस्ट इतना तो समझ गया ना कि डी आर के बदले डी एक्स आई प्लस डी वाई जे लिख सकते हैं। वी कैन राइट लाइक दिस। इसको हटाएं। अगर HC पर हमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि पार्टिकल ओरिजिन से ए पे गया, फिर ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, और OA के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर, और AB का डिस्टेंस है 5 मीटर, और BC का डिस्टेंस है 6 मीटर, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्या निकाल लेंगे? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? कैसे? वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट वाली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, राइट? और सी का कोऑर्डिनेट पता नहीं चल जाएगा? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी? देखिए तो मैंने कोऑर्डिनेट से
सही लिखा सी का? ये तो एक मिनट, यहाँ देखिए भाई, ये तो कोई भी निकाल लेंगे, 20 और 20 16 हो जाएगा ना। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना, ए और ए 16, और वाई कोऑर्डिनेट कितना, यही ना, तो 16 और 5 करेक्ट। और यही तो मेरा डिस्प्लेसमेंट रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या पढ़ाए हैं सर? डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा एक्स आई और प्लस डेल्टा वाई जे। और डिस्प्लेसमेंट ए और बी पर डिपेंड करेगा क्या? यही ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो भाई डेल्टा एक्स क्या लिखेंगे? इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या था? 0 0 ना, ओरिजिन से स्टार्ट किया, तो क्या लिख सकते हैं? 16 माइनस 0 आई और प्लस 5 माइनस 0 जे, इज करेक्ट? तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये तो इतना आसान था, मुझे लगा कि तो फटाक से आप लोग बोल दीजिएगा। 16 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इज इट राइट? और 16 इंटू 16 कितना होता है? 256, 256 अब प्लस 25 कितना हो जाएगा? √281। √281 का रूट जितना भी आएगा देख लेंगे, राइट? ये नहीं बोलना है सर तो हो जाएगा, मोबाइल जिंदाबाद और निकाल लेंगे हम लोग, राइट? तो कैसे निकालेंगे ये वो पूछ रहे हैं, संस्कार पूछ रहे हैं ना। इसका मतलब 5th क्लास और 6th क्लास में रूट पे काम नहीं किए हैं। अब बताइए, तो मैं वहाँ पे जाकर रूट के लिए बताऊँगा, तो फिर मुझे भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ये आप पे छोड़ते हैं, निकाल लीजिएगा, ठीक है? हो जाएगा घबराइए मत। मोटा मोटी कितना के आसपास रहेगा? 281, 225, 26, 26 या 27 के आसपास रहेगा, नहीं? जो भी रहेगा, नहीं सॉरी बहुत आगे बोल दिया। ये 15 या 16 और 17 इंटू 17 तो शायद 2 कितना था? 279 होता है क्या? ऑलमोस्ट यस, आसपास रहेगा। चलिए, यहाँ के बाद फिजिक्स खत्म है, यहाँ के बाद मैथमेटिक्स है, ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर इन 2 डायमेंशन, राइट? कार्टेशियन सिस्टम में। और यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी थोड़ा बात कर लिए, करेक्ट? डिस्प्लेसमेंट अभी आएगा, बहुत बार आएगा। चलिए, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप ब्रैकेट लिखिएगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2 डायमेंशन। ब्रैकेट लिखना है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन कितना डायमेंशन? 2 डायमेंशन। और ये जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम था? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2 डायमेंशन में इट इज़ वेरी, यहाँ देखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2 डायमेंशन में किसी पार्टिकल का, किसी पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए मिनिमम कितना पैरामीटर का रिक्वायरमेंट था? 2 पैरामीटर, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट, राइट? इन कार्टेशियन सिस्टम इन 2 डायमेंशन किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बताने के लिए 2 डायमेंशन में मिनिमम कितना पैरामीटर? क्या सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बताने से एग्जैक्टली उसका पोजीशन बता पाते, या मिनिमम 2 पैरामीटर? इसका मतलब है कि चाहे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोई पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशन में हो, किसी पार्टिकल का एग्जैक्ट पॉइंट बताने के लिए मिनिमम 2 पैरामीटर का रिक्वायरमेंट होता है। कितना पैरामीटर? 2 पैरामीटर। तो सर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे यूज करते हैं? तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअल में
लेट अस सपोज कोई प्लेन का पायलट है, तो प्लेन का पायलट को तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नज़र आएगा नहीं, राइट। उनको तो नज़र आएगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, और नॉर्थ पोल साउथ पोल के रेस्पेक्ट में एंगल, यही बता आएगा ना मैप में। या तो वहाँ पे उनके लिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट बताया जाता है, लाइक पोलर एंगल, एजिमुथल एंगल, इस टाइप का एंगल डिफाइन किया जाता है। तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी प्रॉब्लम को सेट किया जा सकता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? तो भाई पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशन में ऐसे देख लीजिए। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी रेफरेंस पॉइंट लाइक ओरिजिन से उस पार्टिकल का पोजीशन दिया रहेगा। अगर मैं ये बोल दूं कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 10 मीटर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तब आप क्या कीजिएगा? इन 2 डायमेंशन, ओनली 2 डायमेंशन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 10 मीटर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो नहीं लेता कि सर 10 मीटर का मतलब तो ये सर्किल हो जाएगा, राइट। ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, राइट। इसका मतलब ये मेरा इन्फॉर्मेशन सही से देना हुआ या बिल्कुल अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन दे दी है? सिर्फ क्या बोले कि 2 डायमेंशन में किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पे है, तो भाई उस पॉइंट को सेंटर मान लेकर एक सर्किल बनाना पड़ेगा, 10 मीटर का रेडियस रहेगा, राइट। और उस सर्कल के पेरिफेरी पे कहीं भी हो सकता है, इज इट राइट? लेकिन अगर मैं बोल दूं कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 10 मीटर एंड 30 डिग्री एंगल विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, अब मैंने पूरा स्टेटमेंट बोल दिया। क्या बोल दिया? 10 मीटर पे है, अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाकर एंटी क्लॉकवाइज में है, तब तो परफेक्टली आप बात समझ जाएंगे कहाँ जाना है। ओके, तो 10 मीटर का आप एक क्या कीजिएगा, 10 मीटर का रेडियस बनाइएगा, 10 मीटर का लाइन बनाइए, लाइन, और उसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लेकर आइएगा 30 डिग्री, करेक्ट, और यहाँ पहुँच जाइएगा। तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हुआ। तो कितना मुझे इन्फॉर्मेशन देना पड़ा? सर आपको 2 इन्फॉर्मेशन, एक तो डिस्टेंस देना पड़ा और एक एंगल बताना पड़ा, इज इट राइट? इसका मतलब है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, आर और थीटा। क्या क्या देना पड़ता है 2 डायमेंशन में? 2 डायमेंशन में अभी लिखा हूं, और इस थीटा को बोलते हैं पोलर एंगल। क्या बोलेंगे? और ये रहता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या रहेगा? ओरिजिन, समझ गए? तो यहाँ और एक पोलर एंगल 2 डायमेंशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट 2 डायमेंशन में ये जो पोलर एंगल है, तो सर एंगल के लिए भी तो कोई रेफरेंस लाइन मानना पड़ेगा, तभी तो एंगल पता चलेगा, राइट। तो 2 डायमेंशन में पोलर एंगल रहता है एंगल मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मूविंग किधर? एंटी क्लॉक, एक कन्वेंशन है स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए? और ये समझ में आ गया? तो देखिए, अगर ये चीज़ नहीं बताते तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में थोड़ा कन्फ्यूजन होता, बिकॉज ऐसे दिया रहता ड्रॉ द पोजीशन वेक्टर, और उसमें दिया रहता 10 मीटर और 120 डिग्री। यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि ये कैसा पोजीशन है, राइट। अभी तक आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जानते थे, करेक्ट ना? दिया था इन एक्स वाई प्लेन, कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन ही लिखा रहता 2 डायमेंशन, और पोजीशन ऐसे दिया रहता 10 मीटर और 120 डिग्री। शायद आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा 120 डिग्री गलती से लिखा गया है, ऐसा 10 और 120 होगा, बट यहाँ पे 120 कोई मीटर नहीं है, बाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे 120 डिग्री एंगल है, राइट। तो ये
ए किसका काम करेगा, आर का, और ए किसका काम करेगा, थीटा का। इज इट राइट? तो क्या पार्टिकल का पोजीशन आप लोकेट कर पाएंगे? तो पार्टिकल का पोजीशन क्या रहेगा सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, राइट? ए आर रहेगा और यहाँ से एंगल लेना है, और कितना एंगल रहेगा, 120 डिग्री, करेक्ट ना? इसको, इस पोजीशन को ऐसे दिखाना, 10 एंड 120 डिग्री, करेक्ट? सबको समझ में आ गया है? बिल वही मैं पढ़ाने वाला हूँ। अब इसका मतलब है कि सर अगर हम लोग को ये पता चल जाए रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट? रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ देखिए, ए मैंने बोल दिया, ए है मेरा आर और थीटा, करेक्ट स्टूडेंट? तो भाई ए मेरा वेक्टर है ना, इस वेक्टर का एक्स, किसी भी पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होता है, बोलिए? एक्स कंपोनेंट ऑफ आर, एक्स कोऑर्डिनेट, राइट? और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा। और बाई कंपोनेंट ऑफ आर क्या रहेगा, बाई कोऑर्डिनेट, और क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा। हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए ये भी तो फार्मूला है, जहाँ पे थीटा एक ही थीटा रहता है, और ये थीटा यही थीटा था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं अप टू योर गिवन वेक्टर, राइट? तो ये किसके बीच का रिलेशन हुआ, तो सर दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू दिया रहेगा तो क्या उसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे? चलिए इसको ब्रैक बॉक्स में कर लीजिए। तो सर इस पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाएगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा, इफ पार्टिकल moving from P1 to P2 then find पहला क्वेश्चन, then find change in x change in y and magnitude of displacement। सॉल्व कीजिए। मतलब मैं दिया किसी और पैरामीटर में, पूछ कुछ और रहा हूँ, राइट? क्या मैं सॉल्व करूँ या आप लोग सॉल्व कीजिएगा? ठीक।
मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अभी अटेंडेंस, और अभी तो अटेंडेंस ले नहीं रहे हैं। मेरे क्लास में जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करके लीव करते हैं बिना मुझे बताए हुए, बिना मुझे व्हाट्सअप किए हुए, नेटवर्क इशू है व्हाट्सअप कीजिए, या किसी दिन अगर ड्यू टू सम रीज़न अगर एब्सेंट है फिर भी व्हाट्सअप कीजिए। अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो नेक्स्ट डे से मैं उनको यहाँ पे वेटिंग में डाल दूंगा और अलाउ ही नहीं करूँगा जब तक कि पेरेंट्स की तरफ से कॉल नहीं आएगा। बिकॉज ये ऑलरेडी मुझे कंप्लेन थोड़ा मिला है 12th क्लास से कि कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन में तो ज्वाइन करते हैं बट ज्वाइन करके फटाक से लीव करते हैं। उनके पेरेंट्स बोलते हैं सर इनका मतलब क्लास में कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो यहाँ से कंट्रोल कर नहीं सकता हूँ, क्लास में रहते ऑफलाइन में तो मैं देखते रहता हूँ, पूरा सिग्नेचर लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं यहाँ पार्टिसिपेंट में ही देख पाऊँगा। तो इनिशियल और फाइनल और उसके बाद वहाँ पे फ़िल्टर कर लूँगा। सब कुछ सही है, आप एक डाउट को पूछिए, मैं 10 और बताने के लिए रेडी हूँ, बट टू बी वेरी डिसिप्लिन। देखते मुझे किसी दिन क्लास 4:30 से लेना रहता है तो मैं एक मैसेज छोड़ता हूँ कि आज थोड़ा सा कुछ काम में लेट शायद हो सकता है, 4:30 से क्लास लेंगे, राइट? क्योंकि मुझे लगता है कि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही आपके लिए हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। मतलब कैटलिस्ट एक ऐसा सिस्टम नहीं कि बस एडमिशन हो गया, फ़ी आ गया, पैसा आ गया, चलो अब जैसे तैसे पढ़ा दें। कैटलिस्ट सिस्टम है कि मैं इस काम को बहुत इंटरेस्ट से करता हूँ, ये मेरा पैसन है। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं सिखा रहा हूँ सबके पास उतना नॉलेज रहे, मेरे सारे स्टूडेंट के पास। P1 का x1 बता सकते हैं सर? 8 cos 60, देखिए तो मैंने सही लिखा। और बाई कोऑर्डिनेट 8 sin 60 कितना? 4√3। अब अंतिम में तो ऐसे ही खुद से सेट कर दिया, मुझे पता नहीं है आंसर क्या है, देख लेते हैं। और P2 के लिए, P2 का पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 4 और 120 डिग्री था, तो P2 का x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? x2 क्या लिख सकते हैं? 4 cos 120, वेरी गुड, -2, वेरी गुड स्टूडेंट। और बाई कोऑर्डिनेट 2√3 ना, -2√3 या 2√3, मुझे लगता है 2√3 होना चाहिए। 4 sin 120 मतलब 2√3, करेक्ट। तो चेंज इन x क्या नहीं निकाल लेंगे? डेल्टा x, x2 - x1 कितना हो जाएगा? -2 - 4 मतलब -6। देखिए तो आया सबको -6। और चेंज इन y 2√3 और -4√3 कितना हो जाएगा सर? -2√3। इज इट करेक्ट? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता था सर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो यही लिखते थे, डेल्टा एक्स आई अब प्लस डेल्टा वाई जे। इज इट राइट? तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में है। देखिए तो मैं सही हूं? और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर? डेल्टा एक्स का स्क्वायर अब प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। और डेल्टा एक्स कितना है? -6 का स्क्वायर अब प्लस -2√3 का स्क्वायर। इज इट राइट? कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 36 और कितना? 12 कितना हो जाएगा? √48। दिस इज द आंसर, 4/3। तो अब आइडिया लग गया कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे क्वेश्चन को सेट किया जाएगा। तो अगर यहाँ पे नहीं जानते रहते कि हाउ कैन वी कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये प्रॉब्लम में थोड़ा डिफिकल्ट बनता, लेकिन थोड़ा डिफिकल्टी रहता। अभी तो बहुत इजीली बन गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। हम लोग क्या किए, दिया हुआ था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, निकाल लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट? दिया हुआ था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, निकाल लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और फिर डेल्टा एक्स चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई, और डी के लिए इतना लिख के ऐसे सॉल्व कर लिए। करेक्ट ना? चलिए
तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड तो बन जाएगा। अब लिखिए वेक्टर इन स्पेस, इसको हटा रहा हूँ, टॉपिक है यस। वेक्टर इन स्पेस का मतलब अभी तक जितना भी वेक्टर मैं देख रहा था वो 2 डायमेंशन में था, राइट। अब वेक्टर इन स्पेस का मतलब वेक्टर 2 डायमेंशन में या नाउ इन 3 डायमेंशन। अब ब्रैकेट में लिखिए 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, राइट। और अगर मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज द पार्ट ऑफ व्हाइट बोर्ड प्लेन, मतलब अगर मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस व्हाइट बोर्ड में है तो क्या जेड एक्सिस व्हाइट बोर्ड में रहेगा या व्हाइट बोर्ड से परपेंडिकुलर रहेगा आगे की तरफ? मतलब समथिंग लाइक दिस कि सर अगर आप एक्स एक्सिस ऐसे ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस और इस पर जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस को आपको ऐसे रखना पड़ेगा, नहीं। बट भाई मेरे पास तो कोई यहाँ पे फेविकॉल तो है नहीं कि इसको इसे चिपकाएंगे, तो मुझे 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में ही दिखाना पड़ेगा, राइट। तो 3 डायमेंशन को मैं 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बट बताइए कि इस तरीके से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों को मिलाकर 2 डायमेंशन में तो 4 घर बनता था, 4 क्वाड्रेंट, राइट। 3 डायमेंशन में कितना क्वाड्रेंट बनेगा बताए थे ना? 8 था, नॉट 6, राइट। बताए तो थे कि एक कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिए थे कि ऐसे मानिए कि एक बहुत बढ़िया मिठाई है और यहाँ पे कुछ रखा हुआ है और सेंटर पे जो है वो और भी बढ़िया मिठाई है। पूरा तो मिठाई है ही स्वीट्स, अब रहता ना कोई चीज़ लाइक केक, ऊपर में कुछ डाल देते ना, क्या उसको बोलते, जेरी क्या होता रहता है, अच्छा चेरी। तो जो भी, तो एक्चुअल में यहाँ पे जो है वो सबको मिलना चाहिए और 8 फ्रेंड है और बोला गया है कि बिल्कुल बेईमानी नहीं करना है, सबको इक्वली मिलना चाहिए और सेंटर सबके पार्ट में आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। कैसे कट कीजिएगा? सर एक काम करेंगे, पहले ऐसे कट कर लेंगे, 2 पार्ट हो गया, करेक्ट ना। अब फिर इसका एक बार ऐसे करेंगे और एक बार ऐसे करेंगे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, नहीं, ऊपर हाफ और नीचे हाफ। तो ऊपर वाला पार्ट को 4 घर, 4 ना 8 फ्रेंड में बांटना है। तो एक बार एक ऐसे, आप समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ या मैं ही समझ रहा हूँ? तो यस, और नीचे वाला 4 पार्ट, तो कितना घर हो गया? 8 घर हो गया, राइट। तो आज के बाद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस मिलाकर, तीनों एक्सिस मिलाकर कितना क्वाड्रेंट? 8 क्वाड्रेंट, वेरी गुड। और स्टूडेंट एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो सकता है? सर एक्स कोऑर्डिनेट का साइन तो या तो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव, राइट। या तो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव, या तो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव, करेक्ट। तो इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव। तो दोनों के पास एक्स का भी 2 ऑप्शन, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। इन सबको मिलाकर एक्स वाई जेड का कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है? जितना कॉम्बिनेशन बनेगा उतना कॉम्बिनेशन हर क्वाड्रेंट का कॉम्बिनेशन रहेगा। एक कॉम्बिनेशन तो सबसे आसान है सर, प्लस प्लस प्लस, राइट।
एग्री ना। अब दूसरा कॉम्बिनेशन सबसे आसान वाला स्टूडेंट बोल दिए, माइनस माइनस माइनस, कहानी खत्म। तो बाकी 6 कॉम्बिनेशन भी और है, 8 कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, राइट। प्लस प्लस माइनस, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, और कौन सा बचा हुआ है, दिमाग दौड़ाइए। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। तो ये अरे हर क्वाड्रेंट का कॉम्बिनेशन हो गया, राइट। तो कितना कॉम्बिनेशन हो गया, दे आर 8 कॉम्बिनेशन, राइट। इसका मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पूरे स्पेस को कार्टेशियन सिस्टम में 8 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देगा, राइट। तो इस वन ऑफ द कंपार्टमेंट का साइन रहेगा प्लस प्लस प्लस, इसका रहेगा प्लस प्लस माइनस, इसका एक का रहेगा प्लस माइनस माइनस, एक का रहेगा माइनस प्लस प्लस, एक का रहेगा माइनस माइनस प्लस, एक का रहेगा माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, और एक माइनस माइनस माइनस। इतना कॉम्बिनेशन से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, राइट। हो गया ना। एक प्लेन से नहीं बोले, ये 3 कोऑर्डिनेट से, यहाँ देखिए एक्स वाई जेड से, ये प्लेन में रहेगा या स्पेस में रहेगा, बोलिए तो। प्लेन में रहेगा, मैं बता रहा हूं कैसे। यहां देखिए, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, राइट संस्कार, और ये है जेड एक्सिस, करेक्ट ना। अब मैं बोला कि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे नहीं, यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे जाएगा ना, मेरा मार्कर प्लेन में जाएगा या स्पेस में जाएगा। एक इसको कोई प्लेन बोल सकते हैं क्या, एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स, 3 एक्सिस मिलाकर तो 3 प्लेन, बट ये प्लेन तो है नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर इन स्पेस बोलेंगे, बोलिए तो, वेक्टर इन, यस। तो यहाँ के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और हेडिंग क्या रहेगा, वेक्टर इन स्पेस। हाँ, दिस पार्ट ना, देखिए इस पार्ट के लिए मैंने बोला था कि 3 डायमेंशनल रहेगा कार्टेशियन सिस्टम, तो 3 कोऑर्डिनेट रहेगा, एक्स भी रहेगा, वाई भी रहेगा, जेड भी रहेगा, राइट। और एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो सकता है, या तो प्लस नहीं फिर माइनस, वाई कोऑर्डिनेट का भी साइन प्लस माइनस, और जेड कोऑर्डिनेट का भी साइन क्या रहेगा, प्लस माइनस। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर बनाएंगे तो कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एक कॉम्बिनेशन तो रहेगा कि सर एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव, दूसरा ये भी तो रहेगा एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव, करेक्ट। तीसरा ये भी तो हो सकता है कि एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव। इस तरीके से देयर आर 8 कॉम्बिनेशन। दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, दिस इज द सेकंड कॉम्बिनेशन, दिस इज द थर्ड कॉम्बिनेशन, दिस इज द फोर्थ कॉम्बिनेशन, दिस इज द फिफ्थ कॉम्बिनेशन, this one is the 6th combination, this one is the 7th combination, and last one is minus 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 8th combination, okay। इसका मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस पूरे स्पेस को कितना कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जेड का साइन से, देयर आर 8 कंपार्टमेंट, राइट। कैसे एक्स और वाई प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 डायमेंशन में 4 कंपार्टमेंट 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता था, वैसे ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस स्पेस, अब हम लोग प्लेन नहीं बोल रहे हैं, स्पेस को कितने कंपार्टमेंट में, 8 कंपार्टमेंट में, राइट। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ओके एवरीवन।